and good morning to everybody in the class of income tax on the behalf of Education Express channel. And in the income tax we are taking up the last head of income, that was income from other sources. हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर बात की थी। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए उसमें वो क्या कहता है 5th क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि डॉक्टर शाह राजस्थान विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। वे संसद सदस्य भी हैं। वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए उनकी आय के विवरण निम्न प्रकार हैं। संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन 15,000 रुपये प्रति माह। फिर लेखों से आय 2,800 रुपये। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में व्याख्यान पर पारिश्रमिक 800 रुपये। विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्थाओं के परीक्षक के रूप में 6,800 रुपये। वे कई पुस्तकों के लेखक हैं। गत वर्ष में उनको 22,500 रुपये रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं। वे इस राशि में से निम्न कटौतियों की मांग करते हैं। एक लिपिक का वेतन 1,200, पुस्तकों में संशोधन के संबंध में पुस्तक क्रय की 1,400 रुपये और पुस्तकों के विक्रय के संबंध में तथा नए संस्करण छपवाने संबंध में टेलीफोन व्यय 700 रुपये। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्थायी जमा खाते में 4 लाख रुपये जमा करा रखे हैं। इस संबंध में उन्हें 1 मई 19 को 34,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। जनवरी 2020 में उन्हें राजस्थान स्टेट लॉटरी से 15,000 रुपये की आय हुई है। उन्होंने विभिन्न प्रांतों की लॉटरीज के टिकट खरीदने के संबंध में 800 रुपये व्यय किए हैं। जापान में कृषि भूमि में 14,000 रुपये की आय हुई है। गंगानगर राजस्थान में कृषि भूमि से आय 4,800 रुपये हुई है। ये भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार लगाने के लिए किराए पर उठाया गया है। इन आयों के संबंध में उन्होंने 2,600 रुपये व्यय किए हैं। उनकी अन्य आय निम्न हैं। जर्मनी सरकार के बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज 1,100 रुपये। शतरंज के खेल में जीते 1,200 रुपये। ताश के खेल एवं शर्त में जीते 1,800 रुपये। 10,000 रुपये के अंकित मूल्य के 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC 8th इशू 1 अगस्त 2015 को क्रय किए गए थे 15 को। इन पर ब्याज 8.5% वार्षिक की दर से प्रति 6 माह के अंतराल पर चक्रवृद्धि आधार पर परिपक्वता पर प्राप्त होता है, किंतु आयकर के उद्देश्यों के लिए प्रतिवर्ष प्राप्त हुआ माना जाता है। चतुर्थ वर्ष का 100 रुपये का ब्याज 11.14 रुपये माना जाएगा। और नेक्स्ट है 10,000 रुपये अंकित मूल्य के 10 वर्षीय पूंजी निवेश बॉन्ड पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। और 10,000 रुपये के अंकित मूल्य के 5 वर्षीय राहत बॉन्ड्स पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 1 जुलाई 19 को उन्होंने स्वयं का मकान बनवाने के लिए ज़मीन खरीदी। कार्य में व्यस्तता के कारण वे मकान नहीं बनवा सके। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को ये ज़मीन 400 प्रति माह किराए पर उठा दी। उन्हें 1 अगस्त 2019 को एक मित्र से 30,000 रुपये को उपहार मिला। 1 सितंबर 2019 को दूसरे मित्र से 25,000 रुपये को उपहार मिला। बस ये है जिस पर हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर शाह फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। आइएगा, ये लीजिए, इसमें ये रुपीज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th है और 1 by 1 एक एक आइटम पर डिस्कस हम कर रहे हैं। करें शुरू। फर्स्ट पॉइंट, संसद से वेतन प्राप्त हुआ है 15,000 रुपये प्रति माह। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, क्योंकि संसद जो है वो सांसदों का
एमपीज़ का एम्प्लॉयर नहीं होती है, इसलिए वहाँ से प्राप्त वेतन सैलरी नहीं माना जाएगा। नाम वेतन होता है पर सैलरी नहीं माना जाता है, इसलिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ध्यान रहे। परंतु सांसदों को यदि डेली अलाउंस दैनिक भत्ता मिलता है तो वो करमुक्त होता है, ये भी ध्यान रहे। हालांकि इसमें इसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु ध्यान आ गया तो इसे मैं याद दिला रहा हूँ। दैनिक भत्ता सांसदों को प्राप्त होता है तो वह करमुक्त होता है। सांसदों को यदि संसद से वेतन प्राप्त होता है तो नाम वेतन ज़रूर होता है पर वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो अदर सोर्सेज में जाएगा। ओके, तो ये सैलरी फ्रॉम पार्लियामेंट एट द रेट ऑफ 15,000, 12 महीने का 12 से गुणा कर लें इसको, 12 पंच 60, 12 6 18, 1,80,000 चेक करें। नेक्स्ट, दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, ये भी पार्लियामेंट से मिल रहा है। ब्रैकेट में लिख लें एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्टेड और फाइनल कॉलम में नील, ये देखिएगा। उसके बाद थर्ड, इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स, लेख लिखे हैं उनसे उनको इनकम हो रही है, इट इज़ 2,800। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लेक्चर, it is 800। next, इनकम फ्रॉम इन्विजिलेशन, परीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, सॉरी इन्विजिलेशन एज एग्जामिनर, इनकम एज एन एग्जामिनर, परीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया, उससे इनकम हो रही 6,800, 6,800। देन इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, बुक लिखने पर जो पारिश्रमिक मिलता है उसे रॉयल्टी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लें बुक राइटिंग, ताकि आपको ध्यान रहे रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है। बुक राइटिंग पे जो कमीशन या पारिश्रमिक मिलता है वो रॉयल्टी कहलाता है। अभी इसे इनर कॉलम में लिखें क्योंकि इसमें डिडक्शन की डिमांड कर रहा है ये। इट इज़ 22,500 इनर कॉलम में, लेस एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस है? फर्स्ट, इसमें सैलरी टू क्लर्क, $1,200 अलग से लिखें, 2,200 के नीचे टोटल घटाएंगे। सेकंड, बुक्स परचेज्ड, कुछ किताबें खरीदनी पड़ी इन्हें, उस पर खर्च हुआ है इनका 1,400। एंड थर्ड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, 700। और इस प्रकार से टोटल 3,300 खर्च हो रहा। 22,500 के नीचे से घटाएं इसको, -3,300, और घटाने के बाद 22,500 में से 3,319
फाइनल कॉलम में 19,200 ये इनकम फ्रॉम रॉयल्टी नेट आएगी। इस तरह से लिखना है इसको। नेक्स्ट चलें आगे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्थायी जमा 4 लाख करा रखे हैं और इस पर ब्याज 34,000 मिल रहा है। 7th पॉइंट, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट FD 34,000। FD पर ब्याज यदि 40,000 रुपये या उससे अधिक होता है तो ग्रॉसअप किया जाएगा। TDS होता है उसमें, ये 40 से कम है इसलिए ग्रॉसअप नहीं किया जा रहा है, सचेत रहें। फिर उसके बाद स्टेट लॉटरी से इनकम हो रही है 15,000 रुपये। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लॉटरी लॉटरी के टिकट खरीदने का कोई डिडक्शन नहीं होता है, इसलिए पूरा अमाउंट लिख दें। 15,000 रुपये की आय हो रही है। ध्यान रहे यहाँ ग्रॉसअप करना नहीं पड़ेगा क्योंकि 15,000 रुपये की आय लिखी है इसने। यदि लिखता 15,000 रुपये प्राप्त हुए तो 15,000 इंटू 100/70 किया जाता। ध्यान रहे, ये शब्द यदि आय लिख दिया तो ग्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आय का मतलब होता है ग्रॉसअप करने के बाद का अमाउंट। ठीक है, और यदि कहता है कि लॉटरी से प्राप्त हुए तो फिर ग्रॉसअप करना पड़ता है उसको। ये इस बात के लिए सचेत रहें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, किन शब्दों को काम में लिया है। यदि ये लिखता है कि लॉटरी से आय प्राप्त हुई तो ये करेंगे। यदि वो लिखता है कि लॉटरी से नकद प्राप्त हुआ या स्कूटर प्राप्त हुआ या जो भी कुछ प्राप्त हुआ है तो फिर ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ध्यान रखें, आय शब्द लिखने से ही मीनिंग बदल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, जापान में कृषि भूमि से आय 9th, इनकम फ्रॉम फॉरेन एग्रीकल्चर, फॉरेन ब्रैकेट में लिख लें जापान एग्रीकल्चर। और फॉरेन में एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है 14,000, 14,000। फिर गंगानगर में आय हो रही है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, नॉट एग्रीकल्चर, रुकिएगा। उसने ये कहा है कि उसको बाजार लगाने पर किराए पर दिया गया है। इनकम फ्रॉम लैंड लेट आउट, किराए पर दी गई है ज़मीन, और वो इनकम हो रही है 4,800। इनर कॉलम में लिखें पहले। लेस एक्सपेंसेस इस पर हो रहे हैं, वो एक्सपेंसेस है 2,600 रुपये, लेस करें 4,800 में से, और फाइनल कॉलम में 2,200 लिखें, 2,200, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट इस तरफ ले रहा हूँ, आप उधर ही आगे कंटिन्यू कर जाएं। फिर कहता है उनकी अन्य आय निम्न हैं 11। उसमें फर्स्ट पॉइंट, जर्मन सरकार के बॉन्ड से प्राप्त ब्याज 1,100 रुपये, इंटरेस्ट फ्रॉम जर्मन बॉन्ड्स, इट इज 1,100। 12th, शतरंज के खेल में जीते 1,200 रुपये, इनकम फ्रॉम गेम ऑफ चेस, शतरंज के खेल को चेस कहते हैं, इट इज़ 1,200।
नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलने से जो इनकम हो रही है 1800। नेक्स्ट, 10,000 रुपये के अंकित मूल्य के 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र 1 अगस्त 2015 को क्रय किए हैं। इन पर ब्याज 8.5% वार्षिक की दर से प्रति 6 माह के अंतराल पर चक्रवृद्धि आधार पर परिपक्वता पर प्राप्त होता है। आप जानते हैं, ये कई बार आ चुकी बात कि एनएससी का जो पैसा आप जमा कराते हैं उस पर ब्याज जो होता है वो मैच्योरिटी पर मिलता है। 5-6 साल के लिए करा तो 5-6 साल बाद पूरा पैसा ब्याज सहित मिलेगा। परंतु इनकम टैक्स के लिए हर वर्ष जितना ब्याज होता वो एक्रूड होने पर, देय होने पर ड्यू हो जाता है और वो इनकम टैक्स में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आइएगा आगे। कहता है किंतु आयकर के उद्देश्यों के लिए प्रतिवर्ष प्राप्त हुआ माना जाता है, एक्रूड माना जाता है। चतुर्थ वर्ष का ब्याज 11.14% है। अब लिखिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम एनएससी, अब लें 11.14/100 इंटू 10,000 रुपये, बोलिएगा ब्याज 1,114 रुपये। चेक करें, 1114,114 ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 10,000 रुपये अंकित मूल्य के 10 वर्षीय पूंजी निवेश बॉन्ड्स पर 7% वार्षिक की दर से ये एग्जेम्प्टेड होता है। लिखें 7% कैपिटल बॉन्ड्स इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट है, ब्रैकेट में लिखें एग्जेम्प्टेड, कर मुक्त होता है ये, फाइनल कॉलम में नील। 16वां, 10,000 रुपये के अंकित मूल्य के 5 वर्षीय राहत बॉन्ड, ये भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। 10% रिलीफ बॉन्ड्स इंटरेस्ट, ब्रैकेट में एग्जेम्प्टेड, फाइनल कॉलम में अगेन नील, कर मुक्त होता है, इसलिए कोई ब्याज इनकम टैक्स के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, वे जुलाई 2019 को 1 जुलाई 2019 को उन्होंने स्वयं का मकान बनवाने के लिए ज़मीन खरीदी। ओके, कार्य में व्यस्तता के कारण वे मकान नहीं बनवा सके। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को ये ज़मीन 400 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दी। तो जो किराया प्राप्त हो रहा वो इनकम हो जाएगी। तो ये डेट दे रखी इसने 1 जनवरी को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए। नेक्स्ट 17th, इनकम फ्रॉम प्लॉट लेट आउट, ब्रैकेट में लिखें फ्रॉम जनवरी 2020 टू मार्च 2020, इट मीन्स 3 months। इसलिए 400 इंटू 3 से गुणा करके फाइनल कॉलम में 1200 अमाउंट आता है। कैलकुलेट कर लें, 400 इंटू 3 महीने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट एंड लास्ट इट इज़ 1 अगस्त 19 को एक मित्र से 30,000 का उपहार मिला। 1 सितंबर 19 को फिर दूसरे मित्र से 25,000 का उपहार मिला। तो 30 और 25 50 55,000 हो गए, मोर देन 50,000 तो जुड़ जाएगा। लिखिएगा गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, ब्रैकेट में लगे 30 + 25,000 और 55,000 फाइनल कॉलम में लिखेंगे। यदि 50,000 से कम होता तो ये एग्जम्प्ट हो जाता, नहीं होता इसमें। बस आप टोटल कर लीजिएगा और चेक कीजिएगा उत्तर के आधार पर अपना कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं। टोटल टैक्सेबल इनकम, हाँ जी बोलिए। 8 8 16 24 26 28 30 39 40 214 करीब आ रहा अंत में। सही अंत में 214 करीब आ रहा, 3 डिजिट्स। तो 3,36,214 3,36,214 and this will be the answer of your problem। ये देखिएगा क्वेश्चन जो पैटर्न एग्जामिनेशन का होता है वो इस तरह का क्वेश्चन होता है इस टॉपिक पर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। चलें आगे। नाउ लेट अस टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द question number 7th, which was appeared in the different universities examination। इनमें आ चुका है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7th, क्या हो गया? जुकाम हो गया क्या? Come on. Question number 7th. क्या कहता है देखिएगा ये। श्री मणिराम वर्मा 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के संबंध में अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं। वो आप उनकी अन्य साधनों से आय शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए करयोग्य आय क्या होती है इसमें इसकी। पहला, वे सेंचुरी मिल्स लिमिटेड एक सूचीबद्ध कंपनी ने 1/9/2019 को 12% वाले ऋणपत्र अंकित मूल्य 100 रुपये 5 रुपये के बट्टे पर निर्गमित किए। श्री मणिराम ने 71,250 रुपये इन ऋणपत्रों को प्राप्त करने के लिए चुकाए। इन पर ब्याज 31 जुलाई व 31 जनवरी को देय होता है। अब इसका मतलब 1/10/19 को इसने खरीदे, क्योंकि इशू किए तभी खरीदेगा। तो 1/10/19 को इसने इशू किए तो इसने प्राप्त किए और इसका ब्याज होगा जुलाई में और 31 जनवरी को। अब देखें कैलकुलेट करें, 1/9 से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए? 8 महीने। परंतु
पहला ब्याज इसको अंकित मूल्य के बटे उसके श्री मणिराम ने 71,250 इन पत्रों को प्राप्त कर चुका है। इन पर ब्याज 31 जुलाई को देय होता है। तो जुलाई को देय होगा तो वो मिलेगा नहीं, और सितंबर में इनको मिलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो सितंबर से लेकर के जनवरी तक का ब्याज, क्योंकि फिर बाद में मिलेगा 31 जुलाई को। यस सर। बात समझ में आ रही? ध्यान से इसको, बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट बात आ गई, लिखिएगा। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कौन से डिबेंचर्स, ऑन 12% डिबेंचर्स फ्रॉम सेंचुरी मिल्स और ये होगा फ्रॉम 1919 टू 31 जनवरी 2020, that is सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 months। 5 महीने का ब्याज होगा। वर्किंग नोट में चलें, ये वर्किंग नोट हमें ये नहीं बता रखा है कि जो 12% ब्याज मिलेगा वो कितनी राशि पर मिलेगा। 1,000 पे, 2,000 पे, 1,00,000 पे, 50,000 पे, कुछ पता नहीं है। अब इसको मालूम कैसे करना, देखना। इसको जो ये मिले थे डिबेंचर्स 1/9/19 को, वो डिस्काउंट पर दिए गए थे। देखिए लिखा है अंकित मूल्य 100 रुपये 5 रुपये के बट्टे पर निर्गमित किए थे। ठीक है। और आगे लिखा है श्री मणिराम ने 71,250 रुपये इन ऋण पत्रों को प्राप्त करने के लिए चुकाए। तो ऋण पत्रों को खरीदा कितने में? 71,250 में। ठीक है, ओके। डिबेंचर्स परचेज्ड $71,250, 31,250। डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट एट 5 रुपीज़ डिस्काउंट, 5 रुपये के डिस्काउंट पर किया गया। 100 रुपये का शेयर 5 रुपये डिस्काउंट दिया तो कितने का हुआ? 105 का। वो तो प्रीमियम पर होता है 105 का, तो डिस्काउंट पे तो घटाएंगे। हाँ, 100 - 5 बराबर 95 पर डिबेंचर, ये रेट आ गई। तो एक डिबेंचर की रेट होगी 95 की, तो कितने डिबेंचर्स हो गए? देयरफॉर नंबर ऑफ डिबेंचर्स बराबर 71,250 अपॉन 95। बोलिए, डिबेंचर्स की संख्या मालूम हो जाएगी। 750 डिबेंचर्स खरीदे इसने। और डिबेंचर का अंकित मूल्य दे रखा है, इट इज गिवन 100 रुपीज फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 बराबर 750 इंटू 100, 75,000 के डिबेंचर्स हुए। इसलिए जो ब्याज होगा वो 75,000 पर निकाला जाएगा। अब ले ब्याज। इंटरेस्ट
on 75,000 at the rate of 12% for 5 months, 5 महीने के लिए 75,000 इंटू 12/100 इंटू 5/12। बोलिए। सर 3,750। 3,750। क्योंकि ये डिबेंचर्स टैक्स फ्री नहीं है इसलिए नो ग्रॉसअप, ग्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं है। यदि यही डिबेंचर्स टैक्स फ्री होते या अनलिस्टेड होते तो इसको हमें ग्रॉसअप करना होता, परंतु ये लिस्टेड डिबेंचर्स है। देखो लिखा हुआ सूचीबद्ध कंपनी, तो लिस्टेड हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। टैक्स फ्री भी नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं ग्रॉसअप का काम। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। जी, ये हो गया सेकंड पॉइंट। उन्होंने 1 जून 19 को एक मकान 300 रुपये प्रति माह किराए पर लिया तथा इसका आधा हिस्सा उसी दिन एक अन्य व्यक्ति को 2,500 रुपये प्रति माह के किराए पर दे दिया। तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेट आउट, इनकम फ्रॉम हाउस सबलेट आउट, सब लेट आउट, उप किराए पर दिया। किराए पर होता तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता। हाँ, ध्यान रखिएगा। अब इसने क्या कि 300 प्रति माह पर किराए का आधा हिस्सा दिया इसने। देखना वर्किंग नोट में ले लें, ये पहला वर्किंग नोट था, ये दूसरा वर्किंग नोट। सब लेट आउट हेडिंग हो जाएगा वर्किंग नोट में। हाँ जी, किराए पर लिया 3,000 रुपये और किराया प्राप्त किया 2,500 रुपये। देखिएगा, रेंट पेड एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ, और ये डेट है साहब, किस तारीख को लिया है इन्होंने? 1 जून को। फ्रॉम 1/6/19 टू, फ्रॉम 1/6/19 तो 31 मार्च 2020। कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 10 मंथ्स हैं। इट इज 10 मंथ्स। और जी 1/2 पोर्शन इज लेट आउट, तो 3,000 का 1/2 अर्थात 1,500 रुपये पर मंथ। हेंस इसलिए फॉर 10 मंथ्स 1,500 इंटू 10 15,000 रुपये। तो किराया तो दिया हमने 15,000 रुपये, ठीक है। अब ले सर मंथ है ना सर, डिवाइड बाय 12 भी तो आएगा। क्या? 10 मंथ्स है ना। हाँ, तो 1,500 इंटू 10/12। 12 क्यों करेंगे? 12 महीने है ना। अब इस नॉलेज को तो क्या कहा जाए भाई। 12 महीने में से थोड़ी 10 महीने का भाई ये है। 10 महीने का मकान लिया ना, 1 महीने के हम 1,500 दे रहे हैं, तो 10 महीने कितने देंगे? अच्छा, वो पहले कैलकुलेट कर रखा है। हाँ, पहले कैलकुलेट कर रखा ना। 1,500 1 महीने का ही लिखा ना, पर मंथ। यस सर। अब आपके
रेंट रिसीव्ड, ये था रेंट पेड, अब आ रहा रेंट रिसीव्ड। हेमलता आपका ध्यान नहीं रहता, इसका मतलब ये है बेटा ध्यान कहीं और है आपका। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कितना प्राप्त हुआ देखे, उसी दिन एक अन्य व्यक्ति को 2500 प्रति माह पर किराए पर दे दिया। रेंट रिसीव्ड फॉर 10 मंथ्स, उसी दिन दे दिया तो 10 महीने का किराया प्राप्त होगा। दैट इज 10 इंटू 2500, बोलिए 25,000, ये हो गया। अब ये फेयर में रेंट रिसीव्ड माइनस रेंट पेड, रिसीव्ड हुआ था 25 माइनस रेंट पेड है 15,000, तो इनकम हो गई 10,000। ये देखिए इस तरह से कैलकुलेट होगा। हो गए क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट। वे राजस्थान सरकार की लॉटरी टिकट के वितरण के लिए अधिकृत अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं। इस कार्य के लिए गत वर्ष में उनको 810 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम कमीशन एजेंट 810, 810 रुपये ही ज़्यादा। नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड के 8% साधन अंशों के धारक हैं वे। उन्होंने गत वर्ष में कंपनी से 20,000 रुपये का ऋण लिया। ऋण की तिथि को कंपनी के एकत्रित लाभ 25,000 रुपये के थे। अब ज़रा देखिएगा कि ऋण लिया था उन्होंने, 8% अंशों के धारक हैं, तो जनता का सार्वजनिक हित है इसमें, इनका सार्वजनिक हित नहीं है। इसलिए जितना एकत्रित लाभ है उतना ही ब्याज की इनकम मानी जाएगी। यदि जनता का सार्वजनिक हित नहीं होता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, ये पहले भी आ चुका, ध्यान रखिएगा। फोर्थ, इंटरेस्ट पेड is taxable up to accumulated profit जनता का सार्वजनिक हित नहीं है, इसलिए इनका व्यक्तिगत हित है। ऐसी स्थिति में यदि अंशधारी ने अपनी कंपनी से कोई लोन लिया है तो लोन पर दिया जाने वाला ब्याज एकत्रित लाभ की सीमा तक टैक्सेबल होगा। हालांकि ब्याज का भुगतान कर रहा है, वो ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा, परंतु फिर भी इनकम माना जाएगा, क्योंकि ये इसमें स्वयं का हित है, कंपनी में सार्वजनिक हित जनता का नहीं है। अर्थात ये पैसा नाम के लिए ऋण पर लिया गया ताकि उससे बचा जा सके। एक्चुअल में ये पैसा ऋण पर नहीं लिया गया, ये माना जाएगा, और इसलिए जितना एकत्रित लाभ है वो लाभ ही इसकी इनकम मान ली जाएगी। ध्यान रखिएगा। हालांकि इसकी जो लैंग्वेज है उससे पता लग रहा है कि इसने लोन लिया है, लोन पर ब्याज दिया है, तो ब्याज तो दिया जा रहा है, लिया थोड़ी जा रहा है। जब ब्याज प्राप्त नहीं हो तो इनकम क्यों हुई? इनकम नहीं है ये एक्चुअली, परंतु इनकम मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं है। इसके ये अंशधारी है खुद, 8% अंश पूंजी इसके पास है। 8% अंश पूंजी, इसका मतलब कंपनी में इसका हित है।
तो इसलिए कंपनी में से जो लोन लिया है वो नाम के लिए लिया, दिखाने के लिए लिया है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं सर ऋण लेकर के काम कर रहा है, इसके पास पैसा नहीं है। इनकम टैक्स से बचने के लिए ऐसा किया गया है, इसीलिए इसको जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों का। इसलिए कितना एकत्रित लाभ है इसका देखिएगा, 25,000 रुपये एकत्रित लाभ है। ये इनर कॉलम में लिखें और फिर लिखें नॉट टैक्सेबल, और यहाँ पर फाइनल कॉलम में नील। ठीक है। यदि जनता का सार्वजनिक हित होता तो 25,000 रुपये की राशि इनकम के रूप में जोड़ दी जाती। इस जनता का सार्वजनिक हित होने की वजह से ये राशि जोड़ी नहीं गई है, एग्जिम्प्ट की गई है, नॉट टैक्सेबल है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, घुड़दौड़ से सितंबर 2019 में 10,500 रुपये प्राप्त हुए, लिखिएगा। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, हाँ 1 मिनट, अभी थोड़ी देर पहले इसी प्रश्न में था, शायद पिछले वाले प्रश्न में था कि यदि आय प्राप्त हुई लिखी गई हो तो उसे ग्रोसअप मत कीजिए, था ना। आय जब लिखी है तो इसका मतलब है कि उसमें TDS ना, वो उसका एडजस्टमेंट हो चुका है। अब इसमें देखिए शब्द क्या लिखा है, ध्यान से। घुड़दौड़ से सितंबर 2019 में 10,500 रुपये प्राप्त हुए, आय प्राप्त हुई, ये नहीं लिखा, आय शब्द नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ ग्रोसअप करना पड़ेगा। ये अंतर है दोनों में, देखिएगा। आय शब्द लिखने और नहीं लिखने से अंतर पड़ जाएगा। ये मैं अंतर बताना जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसका। इसलिए यहाँ पे करेंगे ग्रोसअप। कितने प्राप्त हुए? 10,500 इंटू 100/70, बोलिए। 15 सत्ते 105, 15,000। चेक करो। ये देखिएगा, केवल एक शब्द के अंतर की वजह से प्रश्न की स्थिति एकदम बदल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, फिर ये कहता है कि लॉटरी से 2019 में प्राप्त हुए, देखो फिर प्राप्त हुए, आय नहीं लिखा इसने, ग्रोसअप करेंगे। इनकम फ्रॉम लॉटरी, अगेन ग्रोसअप, 80,500 इंटू 100/70, बोलिए। 1,15,000 लिख दो, 1,15,000। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, एक कंपनी से सार्वजनिक जमा पर सकल ब्याज, सकल लिखा है, इसका मतलब ग्रोसअप किया हुआ है। हाँ, सकल लिखा हुआ, नेट नहीं लिखा हुआ, ग्रोस लिखा हुआ है। ग्रोस इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक कंपनी, नो ग्रोसअप क्योंकि ग्रोस लिखा हुआ है ऑलरेडी। 17,800। नेक्स्ट, सहकारी समिति से लाभांश, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव,
कोऑपरेटिव, अमाउंट है 1000 फाइनल कॉलम में। मैं इधर ले रहा हूँ बाकी का, आप आगे कंटिन्यू कर जाएं। 9th, कृषि भूमि से आय, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। भारत में कृषि भूमि से आय कर मुक्त होती है, ब्रैकेट में लिखें एग्जेम्प्टेड, फाइनल कॉलम में नील। नेक्स्ट 10th, दीपक लिमिटेड के ऋण पत्रों सूचित हैं पर मार्च 2020 में प्राप्त ब्याज, देखो ब्याज प्राप्त हो रहा, ग्रोस अप करो, देखो इंटरेस्ट फ्रॉम, क्या नाम है, दीपक लिमिटेड, 5400 ग्रॉस अप करें, जी अप 5400 इंटू 100/90, 9654, 6000 चेक करें। ठीक है। 11th, नेक्स्ट पॉइंट, 10 दिसंबर 2019 को उसकी शादी की वर्षगांठ पर सॉरी सर, आपने क्वेश्चन करो, जैसे ना वहाँ पे तो 70% था, यहाँ पे 90% क्यों है? आपको ये बार बार बताया कि लॉटरी और कैजुअल इनकम पर TDS की रेट 70% है, और 3-4 रेट है, 70%, 90%, 95%। तो ये यहाँ पर 90% रेट होती है। अपन ने इतने क्वेश्चन किए हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपका वो ध्यान देते तो ध्यान रखना पड़ेगा। इन पे TDS की रेट 10% है, इस पे TDS की रेट 30% है, किसी पर 5% होती है। ये 3-4 रेटें अलग अलग तरह की। कैजुअल इनकम पर रेट है 30%, तो ग्रोस अप करें तो 100/70 करेंगे। इन ब्याज पर रेट है TDS की 10%, तो 100/90 करेंगे, इसलिए। हाँ जी, 11th पॉइंट पर बात कर रहे हैं। 10 दिसंबर 2019 को उसकी शादी की वर्षगांठ पर उसे निम्न उपहार प्राप्त हुए। ए, अपने पिता से 50,000 रुपये, अपने रिश्तेदार है पिता, इसलिए नो टैक्स। माता से 25,000 रुपये रिश्तेदार की गणना में आएंगे इनकम टैक्स की दृष्टि से, तो नो टैक्स। भाई है, भाई रिश्तेदार है, इसलिए उससे प्राप्त गिफ्ट नो टैक्स। फिर मामा, बहन, ओके, बहन से प्राप्त 11,000 रुपये रिश्तेदार है, नो टैक्स। मामा इनकम टैक्स में रिश्तेदार माना गया, नो टैक्स। नानी रिश्तेदार मानी गई है, नो टैक्स। पत्नी के भाई रिश्तेदार माना गया है, नो टैक्स। पत्नी की बहन रिश्तेदार माने गए, नो टैक्स। इसका मतलब ये गिफ्ट में यहाँ तक जो प्राप्त A और B पॉइंट में प्राप्त हो रहा है, वो सारा का सारा नो टैक्स एग्जेम्प्टेड में जाएगा। लिखें गिफ्ट फ्रॉम, इसका फर्स्ट पॉइंट, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स। आप लिख लें चाहें तो ब्रैकेट में, कौन कौन रिलेटिव हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ वाइफ, स्वयं के भाई बहन रिश्तेदार हैं, पत्नी के भाई बहन भी रिश्तेदार हैं, तो वही तो साल और साली होंगे, इसलिए वो भी रिश्तेदारों की श्रेणी में है। इसलिए एग्जेम्प्टेड और नील फाइनल कॉलम में, ये सब रिश्तेदार हैं। स्वयं के और पत्नी के भाई बहन माता पिता, ये सब रिश्तेदार में आएंगे।
तो पत्नी का भाई होगा वो मामा हो गया, पत्नी का सॉरी वो बहन और भाई होंगे साला और साली हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब आपके इस तरह से रिश्तेदार के नाते टैक्स फ्री में आएंगे। परंतु सेकंड पॉइंट में उसने ये कहा है, एक दोस्त से 51,000 रुपये, दूसरे दोस्त से 31,000 रुपये ये गिफ्ट प्राप्त हुआ। लिखे गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। $51 + 31 50,000 से ज़्यादा हो गया तो टैक्स हो गया। यस सर। टोटल हो गया 82,000 फाइनल कॉलम में। बैंक ने लाभांश एवं ब्याज संग्रह पर कमीशन की दर से 2% की दर से वसूल किया। लॉटरी के टिकट खरीदने के व्यय 2,600 रुपये हुए। घुड़दौड़ के लिए टिकटों पर 1,000 रुपये व्यय हुआ। तो घुड़दौड़ के लिए पैसा खर्च किया, नो डिडक्शन। लॉटरी के लिए टिकट खरीदे, उस पर खर्चा हुआ, नो डिडक्शन। परंतु यदि इंटरेस्ट और डिविडेंड इनको कलेक्ट करने के लिए, संग्रह करने के लिए बैंक ने कमीशन लिया तो अलग होगा। लिखें लेस डिडक्शन। डैश करके लिखें बैंक कमीशन एट द रेट ऑफ 2%, 2% की दर से। अब ये देखें कि हमें लाभांश और ब्याज कहाँ कहाँ कितना कितना प्राप्त हुआ था, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पर ग्रॉसअप किया है उस राशि को न लिख कर के नेट अमाउंट को लिखें, सकल राशि को नहीं मत लिखना बैंक कमीशन के लिए, ध्यान रहे। चेक कीजिएगा, सबसे पहले आ रहा है इंटरेस्ट 12% डिबेंचर्स पर 3,750 रुपये। ये देखिएगा, ये ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट है। ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ, ये 3,750। फिर दूसरा इनकम फ्रॉम लेट आउट है, ये नहीं होगा, ना तो डिविडेंड ना ब्याज है। इनकम फ्रॉम कमीशन एजेंट, इसी पे भी नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड, ये इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है, ये नील है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, ये भी नहीं है। लॉटरी की इनकम 1,15,000, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या आता है, क्या ग्रॉस इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, ये रहा 17,800 रुपये। ये ग्रॉस अमाउंट है ऑलरेडी, नेट नहीं है, ध्यान रहे। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव 1,000 रुपये, ये देखिएगा डिविडेंड। फिर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड है, ये नहीं। इंटरेस्ट फ्रॉम दीपक 6,000 रुपये कलेक्ट हुआ है हमारा, 5,400 रुपये का था, तो 6,000 रुपये ये हो गए आपके। बोलिए, चेक कीजिएगा टोटल अमाउंट। 28,550। इट इज़ 28,550। यस सर। 550 इंटू 2/100। बोलिए, बैंक कमीशन लग जाएगा इतना। 571। बोलो 571, 2%। सर 571 ही कह रहा है। 571 चेक करना, देखो 2% है, कितना देखना। कमीशन यही, हाँ 2% है। 571। लाभांश तो नहीं है कोई लेना। 100/2 100/2 इंटू 523 इंटू 523 523 26,150। 26,150। एक मिनट, 26,150 आ रहा है ना, एक मिनट, ये लेना। 375 इसको हटा के 3750
11,500 1,15,000 1,15,000 कहाँ से आ गया सर? ये रहा ना, अरे सॉरी, ओहो 17,800 हाँ 1,000 हाँ और 5,400 1,000 और 6,000 5,400। आपको जो कह रहे हैं वो जोड़ो, उसको मत देखो आप। ओके सर, क्या करना है सर? प्लस हाँ 5,000 400 5,400 हाँ सर 27,950 27,950 400 लेस कर देंगे ये से 15,000 हाँ 27,950 आएगा सही। ये बता रहा है कमीशन कुछ और ही। चलो देखते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है। ये डिविडेंड तो नहीं है कोई अपना? क्या कहता है प्रश्न में इसने कहा है बैंक ने लाभांश एवं ब्याज संग्रह पर कमीशन 2% वसूल किया है, तो 3,750 रुपये वो आ गए। ठीक है, हमारा बैंक कमीशन 17,800 रुपये, ये ऑलरेडी ग्रॉस अमाउंट था, ये ग्रॉस लिखा हुआ ऑलरेडी 17,800 ग्रॉस है, तो 100/90 इंटू 17,800, ये लेना 100/90 इंटू 17,800 कितना अमाउंट आया? 16,020 16,020। हाँ, अब इसमें प्लस करना, +3750 प्लस 3750 प्लस 1,000 1,000 प्लस 5,400 प्लस 400 हाँ 26,170 170 हाँ 150 आ रहा। खैर चलिए, ये देखिएगा, ये था ग्रॉस अमाउंट, तो नेट अमाउंट इसका होगा, कुल प्राप्त कितना होगा? 17,800 का 90%, क्योंकि सकल पैसा प्राप्त हुआ, मतलब ये आया है 16,020। इसको हम सकल करेंगे तो 100/90 लिखेंगे, देखना कितना आता है। 16,020 इंटू 100/90 बटे 100 नहीं, 100 इंटू 17,800 आ गया ये अमाउंट। इसलिए इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 17,800 इंटू 90/100, तो ये आता है 16,020 ही कीजिएगा यहाँ पर, इतना होगा इसको प्राप्त। और यहाँ पर होगा इसका शुद्ध अमाउंट जमा होगा ये 5,400, ये रहा ये 5,400। अब कीजिए टोटल। हम्म 26,170 इंटू 2%, बोलिए। 5,234 हेलो, हाँ जी, हाँ मैं 1 मिनट में, मैं क्लास में बात करता हूँ, 2 मिनट बाद होगी। 523.4 को हटा दीजिएगा, 523। ओके, अब लीजिए टोटल, पहले तो इसका यहाँ तक का